नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं सरस्वती मंथन। सरस्वती मंथन के खास प्रोग्राम शख्सियत में आज हमारे साथ शहर के सबसे पुराने, बात करें तो कांग्रेसी हैं और इनका नाम सुहेल वेग है। आपको बता दें कि संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, दावेदारी कर रहे हैं। जानना मुझे ये है कि आखिर इस बार इन्होंने दावेदारी क्यों की, क्या जरूरत पड़ गई जो आज आप खुद मैदान में उतरना चाह रहे हैं। कांग्रेस से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस बार टिकट दी जाए और टिकट के आधार पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत-बहुत हमारे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। एक चीज़ समझना चाहेंगे, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के साथ कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार आपको टिकट लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई? चुनाव लड़ने की क्या तैयारी है आपकी? देखिए पिछले 50 साल की जो मेरा राजनीतिक जीवन है, उसमें कभी मैंने टिकट की चाहत नहीं करी, कभी मैं लड़ना नहीं चाहा। क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा नेता जो शाहजहानपुर से जिसका संबंध था, जिसका नाम स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी, जब तक वो रहे, तब तक हम लोगों को कहीं पर किसी की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन आज उनके जाने के बाद में फिर उनके पुत्र जितिन प्रसाद जी आए, उन्होंने बागडोर संभाली। आज जितिन प्रसाद जी भी हम लोगों के साथ में नहीं हैं, जैसा कि पूरा देश जानता है। तो ऐसे समय में शाहजहानपुर के जो भी कांग्रेस जन हैं या जो भी आम जनता है, वो वंचित हो गई है उन लोगों से जिनके पास जाके वो अपना काम करवाते थे। वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो। प्रसाद परिवार और जितेंद्र प्रसाद का परिवार एक ऐसा परिवार था कि वहाँ पर कोई किसी समय भी जाए, उसकी वहाँ पर बात सुनी जाती थी, उसकी समस्या का समाधान किया जाता था। लेकिन आज अभी आपने पूछा कि कौन-सा ऐसा समय मैंने टिकट क्यों माँगा? सन 2002 में भी मुझको टिकट दिया था आला कमान ने और स्वयं बुला के दिया था। क्योंकि उस समय जितेंद्र प्रसाद दुनिया में नहीं थे। उनकी धर्मपत्नी कांता प्रसाद जी जो हम लोगों की आइडियल रही हैं, उन्होंने हमारी बात रखी। लेकिन उस समय परिस्थितियां नहीं थीं क्योंकि जितिन प्रसाद सामने थे। हमारे खातिर जितिन प्रसाद को किसी प्रकार का कोई भी फेस ना करना पड़े, इसलिए हमने उस समय रुचि नहीं ली। लेकिन आज शाहजहानपुर में जो भी हमारा संगठन है, वो संगठन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है कांग्रेस का। और मेरा पूरा विश्वास है ये कि टिकट संगठन हमको देगा। और दूसरी बात आपने पूछी कि क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए, आवश्यकता ये पड़ी कि आज जो शाहजहानपुर का वातावरण है, जिस तरीके का, जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, सांप्रदायिकता के अंदर वो किसी भी पार्टी के लोग हों, ये आपस में लड़ते हैं और जनता उसमें पिसती है। जनता एक ही बात कहती थी कि कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो मैंने एक प्रयास किया है कि विकल्प में आने का, जनता की सेवा करने का। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, एक गरीब बाप का गरीब बेटा हूँ। जो सन 71 में जो मेरी हैसियत थी, वही आज 50 साल के बाद में मेरी वही हैसियत है। उसमें 2 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, 2 रुपए कम ही हुए हैं। और गरीब आदमियों के लिए मैं 24 घंटे में सेवा करता हूँ। 2 बजे रात के भी अगर कोई कुंडी मारता है, तो मैं थाना, पुलिस से कचहरी, कहीं भी कोई भी काम हो, मैं उसके लिए सेवा में खड़ा रहता हूँ। आज उस जनता के बीच में जब हम गए और जनता हमारे पास आई, तो जनता ने जब हमसे कहा, हमारे शहर की, उसमें सभी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हमारे सामने किसी प्रकार का कोई भी कास्टिज़्म या कम्युनलिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर वर्ग, हर बिरादरी का आदमी आता है, तो वो हमसे अपेक्षा कर रहा है और वो हमसे कह रहा है कि आप आइए मैदान में और हम लोग आपके साथ हैं। तो हम उनकी सेवा करने के लिए एक बार हम चाहते हैं कि शाहजहानपुर 135 नगर विधानसभा के जो क्षेत्र के लोग हैं, वो हमें मौका देंगे और मैं उनकी सेवा करूँगा। मेरा सेवा करना ही उद्देश्य है। अगर मुझे अपनी हस्ती बनाना होती, तो जैसे भी आपने अपने मेरे इसमें एप्लीकेशन में पढ़ा कि मैं 4-4 मंत्रालयों का सदस्य भी रहा हूँ,
संख्यक आयोग का भी रहा हूँ, मैं बड़े-बड़े पदों पर रहा हूँ। तो आज मैं इस तालीन टिकली में ना रहकर मेरा भी मकान सिटी पार्क और साउथ सिटी और बड़े जगह पर होता, तो मेरी संपत्ति जितनी थी वो आज भी है। इसीलिए जनता ये देखती है कि हम इतने उच्च पदों पर रहने के बाद भी हमने कभी भी जनता का दोहन नहीं किया, कभी 2 नंबर की और आगे मेरे पास शब्द नहीं है, अपने बिल्कुल। जनता के स्नेह के लिए, जो जनता मुझको स्नेह देती है। तो इसलिए मैंने एक ये प्रयास किया है, अगर जनता चाहेगी तो मुझको टिकट भी मिलेगा और मैं विधानसभा भी पहुँचूँगा। ठीक है, मान लिया। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि जैसे जो आपके साथ पुराने कांग्रेसी थे, जितिन प्रसाद जी की बात की जाए और उनके साथीगणों की बात की जाए, क्या कुछ लगता नहीं आपको कि कांग्रेस का जो धीरे-धीरे जो है वजूद खत्म होता जा रहा है? लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस कहीं नहीं है अब, कांग्रेस का कुछ नहीं रहा। तो क्या कहेंगे? क्योंकि ये सब लोग कह रहे हैं, जो जितिन प्रसाद भी आपको छोड़ के चले गए, बीजेपी में चले गए, उनके और साथी चले गए। सन 1977 में भी यही विपक्ष ने कहा था, जब इंदिरा गांधी हारी थी और देश से कांग्रेस चली गई थी, तो 77 में भी यही कहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई। अब आप बताइए, आज कांग्रेस खत्म हो गई या जिंदा है? कितने स्टेट में हमारी सरकारें चल रही हैं, और आज अगर जितिन प्रसाद चले गए हैं, तो शाहजहांपुर के अंदर संगठन कमजोर नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है, एक कड़वा सच है कि जितिन प्रसाद के जाने से असर पड़ा, लेकिन यहाँ का जो संगठन है हमारा, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हों, या चाहे हमारे महानगर के अध्यक्ष रहे हों, या हमारे एआईसीसी के जितने भी लोग हैं, सब अटूट खड़े हुए हैं और कांग्रेस के लिए हर समय, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ता की बात करने के लिए अपना काम कर रहे हैं, और उसी क्रम में मैं भी हूँ। अब सवाल ये है कि विपक्ष का एक ही आरोप लगता है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी और कांग्रेस खत्म हो गई और नामो निशान मिट गया। अरे कांग्रेस तो वो गेंद है कि अगर उस है कि अगर आप दीवार पे मारोगे तो वापस आएगी, और कांग्रेस ही आ रही है, पूरा देश जानता है। देश को चलाना कांग्रेस जानती है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ा है, अंग्रेजों से। आज हमारे देश के 3 शहीद, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और नवाब निज़ाम अली ख़ान, अहमदुल्ला इन जैसे लोगों ने देश को आज़ाद कराया है। और उस समय जब महात्मा गांधी देखिए, कहते हैं भी कि कांग्रेस खत्म हो रही, कांग्रेस अगर खत्म हो रही होती तो आज ये गांधीवाद नहीं होता। हाँ, कुछ लोग अभी हैं जो गांधीवाद को गाली दे के गोडसेवाद की राजनीति करना चाहते हैं, और देश की जनता हमारी इसको स्वीकार नहीं करेगी। ये चंद लोग हैं, 2-4 लोग हैं, वो हर हर कम्युनिटी में होते हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों। केवल हिंदू या मुसलमान की बात यहाँ पे नहीं है, हर कम्युनिटी में होते हैं कि कोई जिन्ना की बात कर रहा है, तो कोई गोडसे की बात कर रहा है। ये सब राजनीतिक स्टंट हैं। इसलिए ये कहना कितना बड़ा झूठ है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। देखिए, आने वाले समय में मालूम होगा आपको। आज प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में हैं। पिछली बार हमारे पास कितनी सीटें थी? 7 सीटें थीं। अब की देखिएगा आप कितनी सीटें होंगी। मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेहनत रंग लाती है। और हमारे प्रदेश की ही नहीं, देश की जनता भी सिर्फ कांग्रेस को ही देख रही है। वो जानती है कि कांग्रेस देश चलाना जानती है। कांग्रेस के पास में विकास के मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास मंदिर और मस्जिद के मुद्दे नहीं हैं। बिल्कुल, ठीक है। मस्जिद और मंदिर के मुद्दे नहीं हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय महँगाई। महँगाई की बात की जाए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले आपकी सरकार रही। वो कह रहे हैं कि 70 साल राज किया, महँगाई पहले भी थी, महँगाई अब भी है। अब तो वो कह रहे हैं महँगाई कम हो गई है। तो क्या कहें, क्योंकि महँगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। देखिए, महंगाई जब 2014 में मोदी जी बीजेपी लड़ रही थी, उससे पहले आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, वो पहले उनके उठा के आप वीडियो देखिए, जो ये कहते थे कि 35 रुपए में पेट्रोल बिकवाएँगे अगर हमें एक मौका दे दो। जो 350 400 रुपए में गैस सिलेंडर था, वो कहते थे कि 200 रुपए में गैस सिलेंडर बिकवाएँगे, एक मौका दे दो। जनता ने मौका दे दिया। आज गैस सिलेंडर कितने का है? 1000 रुपए का है, और पेट्रोल 100 के पास है।
आज किसान डीज़ल के लिए तरस रहा है और उसको मजबूरी में अपनी फसल बनाना है, तो उसको वो डीज़ल खरीदना है। तो ये प्राकृतिक नियम है, देखिए, और ये प्रकृति मार होगी। मैं हर व्यक्ति से ये कहता हूँ, अपने मंच के माध्यम से कहता हूँ कि अगर आपने जनता का दिल दुखाया है, वो किसी के माध्यम से, आपने अली के माध्यम से या बजरंगबली के माध्यम से भी अगर आपने अपनी जनता का दिल दुखाया है, तो अली और बजरंगबली ही आपको उसके बदला ज़रूर देंगे। किस रूप में देंगे, ये आने वाला समय बताएगा। हमारे देश से बीजेपी का नामो-निशान मिट जाएगा। आपने कहा कि हमारी 7 सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अभी, ठीक है? तो इस बार कितनी क्या कुछ बढ़ेंगी या सरकार बना रहे हैं? नहीं, हम ये तो खैर नहीं कहेंगे कि सरकार बना रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सरकार। लेकिन हाँ, हमारी उत्तर प्रदेश में हमारी फाइटिंग सीट्स होंगी और हम सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएँगे। ये हम, शायद इन कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा हो, लोग दावा करते हैं कि सरकार बना रहे हैं, लेकिन नहीं। जो हम ज़ीरो थे 30 साल से, आज हमको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत बड़ा रोल होगा। पहले तो मीडिया ही नहीं हमको गिनती थी, आज तो मीडिया भी गिन रही है। वो मीडिया, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो मीडिया सिर्फ़ सवाल आप करते हैं, सवाल हम कर रहे हैं सरकार से और जवाब मीडिया दे रही है, तो सरकार का जवाब जब मीडिया दे रही है, तो उसमें हम मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करें? तो ये सबके सामने है कि आने वाले समय में ये मालूम हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है और हमारा क्या रोल होगा। हमारी मेहनत रंग लाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि उसने बहुजन समाज पार्टी को भी देख लिया, समाजवादी पार्टी को भी देख लिया और भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया। सन 1989 में जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, तब से आज तक की तुलना कर लीजिए। मैं तो उत्तर प्रदेश के अपने सभी सम्मानित वोटर से मैं निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा लगा कि आज आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का एक मौका दिया, अपनी बात रखने का एक मौका दिया। मैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित लोगों से एक निवेदन ज़रूर कहूँगा कि आप तुलना कर लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 1989 से और आज तक के लॉ एंड ऑर्डर में हो, या महंगाई हो, या सांप्रदायिकता हो, किसी भी चीज़ से आप उठा के तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। ये सब सरकारें जो आई हैं, इन्होंने केवल जनता का शोषण किया है। कोई दिखा रहा है हम मंदिर बनाएंगे, कोई कह रहा है हम मस्जिद बनाएंगे, कोई कह रहा है हम कब्रिस्तान बनाएंगे। अरे भाई, इन चीज़ों से क्या भैया विकास होता है? अरे विकास होता है, बेरोजगारी दूर करो। जो हमारे देश का नौजवान आज एक बीटेक और इंजीनियर होके दर दर भटक रहा है डिग्रियां लेके, आप उस नौजवान की चिंता करो, भविष्य उसका देखो। क्या वो ई रिक्शा चलाएगा? क्या वो बैठ के वही चाट बेचेगा? क्या वो चाय बेचेगा? आपको उसकी चिंता करना चाहिए। अभी दूसरी लहर में दूसरी लहर में कोरोना की, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश का क्या हाल था, मीडिया ने सब कुछ देखा लेकिन दिखाया नहीं। एक आध चैनलों ने दिखाया कि लाशों को ना तो जलने दिया, ना दफन होने दिया। लाशों को फेंकवा दिया गया, कुछ नदी में फेंकवा दी गई, कुछ गड्ढों में फेंकवा दी गई, कुछ कुत्तों से खिलवा दी गई। तो ठीक है, ये ठीक है। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जैसे शहर विधानसभा की अगर बात की जाए अपने जहाँ से आप दावेदारी कर रहे हैं, इस बार क्योंकि 8 बार के विधायक हैं मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, 9वीं बार भी देखिए वो कह रहे हैं कि इस बार वो कह रहे हैं हमारा ये आखिरी चुनाव होगा या उसके आगे भी वो लड़ सकते हैं तो उनका लेकिन है व्यू है। लेकिन कहीं न कहीं ये क्या मानते हैं कि किला उनका ढहाना आपको ज़्यादा आपके लिए टाइट रहेगा या फिर किस तरह से उनको उनका किला ढहा पाएँगे आप? नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा कि मेरा कोई रोल नहीं है। जनता तय करती है कि किसका किला बनाना है और किसका किला ढहाना है। ये जनता का रोल है और जनता ही तय करेगी ये 2022 में कि शाहजहानपुर से किसका किला बनेगा और किसका किला ढहेगा। अब शाहजहानपुर के अंदर मैं फिर वही बात कहूँगा, मुझे नहीं कहना चाहिए कि शाहजहानपुर का बेस हमारा ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री थी। जब जितेंद्र प्रसाद शाहजहानपुर से हुआ करते थे और प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते, तो उस समय इस वक्त ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री को प्राइवेट कर दिया गया था। यहाँ की जनता ने
उनका घेराव किया, उनसे कहा, उनसे डिमांड रखी, वो तुरंत गए, तुरंत जाके उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है, इसको प्राइवेट में ना दीजिए, ये हमारी आपसे निवेदन। भाई 7 दिन के अंदर वहाँ से वो आदेश लेकर आए और जब तक वो जीवित रहे, नहीं हुआ। अब आज आपने उसको प्राइवेट में दे दिया, अब वहाँ के आप लोगों से पूछ लीजिए, वो भी हमारे जितेंद्र प्रसाद की देन है। पिपरौला खाद फैक्ट्री हो या रिलायंस फैक्ट्री हो या यहाँ की जो चीनी मिलें हों या जितना भी विकास जो भी दिख रहा है आपको, एक वो था विकास पुरुष। उसने कोई मंदिर नहीं बनवाया, कोई मस्जिद नहीं बनवाई। उसने लोगों को यहाँ पे चीनी मिल में 2-2 3 चीनी मिल उसमें यहाँ के शाहजहांपुर के लोगों को नौकरी दिलवाई, रोजगार दिलवाया। तो आज ही इसीलिए आज उनका ऐसे महापुरुष को हम लोग यहाँ पे याद करते हैं। नहीं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बना, मस्जिद नहीं बना। एक सवाल मेरा आपसे है, देखिए आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का वोट आपको भी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपके लिए सभी बराबर हैं। तो फिर मंदिर या मस्जिद से दिक्कत क्या है आपको, एलर्जी क्यों है? नहीं, हमें एलर्जी, अरे ये कैसी बात है, एलर्जी सब वो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूजा पाठ, नमाज, आस्था, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन राजनीति में धर्म और इस्लाम का या शरीयत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको मुद्दों पे वोट मांगना चाहिए। हमने कितना विकास किया है, हमने कितनी जनता की सेवा करी है, हम जनता के लिए तत्पर रहते हैं या नहीं करते हैं, जनता का हम कितना सहयोग करते हैं, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। अरे भाई, आपको पूजा करनी है, मंदिर बहुत हैं। आपको नमाज पढ़नी है, मस्जिद बहुत हैं। जिस मस्जिद में चाहिए नमाज पढ़िए, जिस मंदिर में चाहिए पूजा करिए। और फिर भी अगर मंदिर मस्जिद नहीं है, घर में पूजा करिए, घर में नमाज पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो हमारी आस्था का विषय है, हम उससे नहीं हट रहे हैं। और जो उससे हट जाए वो तो फिर नास्तिक होता है भाई। बिल्कुल बेग साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आती है, एक तरफ ओवैसी भी लगे हुए हैं, ओवैसी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमें मिलना चाहिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं मुस्लिम वोट हमें मिलना चाहिए, बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम वोट हमारी तरफ भी इस बार आएगा। तो मुस्लिम वोट किस तरफ जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह ही नहीं रही कि हमारी तरफ आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चाह रहा था कि आप इसको पूछ लें। 30 साल में उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने देख लिया। 30 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बहन जी की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, इस 30 साल में मुसलमान कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया है, मुसलमान को एहसास नहीं हो रहा है। इसलिए आज अगर मुसलमान चाहता है तो वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि जो कांग्रेस ने दे दिया, वो इस 30 साल में कांग्रेस से दिया हुआ जो भी सम्मान था, जो भी रोजगार था, जो भी चीज़ थी, आज 30 साल में इन सरकारों ने छीन लिया। ये जो पीछे 30 साल में जो सरकारें गई हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का जितना भी मुसलमान है, आज वो कांग्रेस की तरफ उम्मीदों से देख रहा है। अभी तो 1 महीना, लगभग 1 महीना, सवा महीना है चुनाव में। देखिएगा आने वाले वक़्त में कितना परिवर्तन होगा और कितना चेंज होगा। सब जितना मुसलमान है, तो अब ये धोखे की हंडिया थी, धोखे की हंडिया आप कितनी बार चढ़ा के आप खिला देंगे? भूखा कब तक रखेंगे मुसलमान को? मुलायम सिंह ने जब 1989 में आए, मुसलमानों से कह रहे हैं टोपी लगा के आओ। भई ये नूरा कुश्ती थी। मैं समझिए आप। जब वो टोपी लगा के जब वो पहुँच गए वहाँ पर, तो वहाँ पर सब नारे लगवाए जा रहे हैं। मुसलमान उस वक़्त उसको इतना भड़काया गया कि उसके समझ में नहीं आया, वो भाग गया उधर। ठीक। अब मुसलमान इतना ठगा गया है तीनों सरकारों में, कि मुसलमान तीनों सरकारों की तरफ नहीं देख रहा है। और देखिए, अब एक तो चिराग करीब-करीब बुझ गया है, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप जानते हैं। इन 3 पार्टियों में से एक चिराग करीब-करीब बुझ गया है। दूसरा बुझने के ऊपर के कगार पे खड़ा हुआ है। तीसरा बहुत जल्दी वो भी बुझ जाएगा। अल्टीमेटली कांग्रेस ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने मुसलमानों का ही नहीं, हिंदू का, मुसलमान का, हर धर्म, हर कास्ट का लेके हरिजन, आप हरिजन से उठा के और आप ब्राह्मण और आप क्षत्रिय तक आप चले जाइए, और मुसलमानों में अब कोई भी कास्ट हो, अगर भला किया है सिर्फ मुसलमान ने किया है कहीं पर, चाहे वो आरक्षण का मसला हो। और मुझे तो याद आता है कि जब इंदिरा गांधी ने, जब ये आरक्षण में इंदिरा गांधी का जब मर्डर हुआ था, तो उससे पहले इंदिरा गांधी ने उस आरक्षण के लिए
एक वादा किया था कि हम करेंगे, लेकिन दिया नहीं था। लेकिन लागू हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, उन्होंने तुरंत ही उसको लागू किया। उसको उन्होंने सही तरीके से उसकी रिपोर्ट भी मंगाई। तो अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का हिंदू, मुसलमान, अच्छा, सब कांग्रेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि इतना ठगा जा चुका है, हमारा वोटर इतना ठगा जा चुका है कि अपने आप को बहुत गिलानी, बहुत ही शर्मिंदगी उसको हो रही है। भाई हिंदू के वोट लिया आपने टोटल, मैं तो आज डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मोदी जी, इस बीजेपी सरकार ने हिंदू का टोटल वोट लिया आपने, और सबसे ज़्यादा आज आप हिंदुओं का ही अहित कर रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ। ये मेरी मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच, ये मेरी सोच है जो मैं देख रहा हूँ। मुसलमानों का इतना नुकसान आपने नहीं किया, मुसलमानों का हुआ, क्योंकि जब एक एक का होगा दूसरे का भी होगा। हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं, गेहूँ के संग में घुन भी पिसते हैं। लेकिन अब समय आ गया है प्रकृति का, कुदरत, इसका कुदरत जवाब देगी। ठीक है। आपकी अगर बात की जाए, परिवारवाद की बात चल रही है, जैसे परिवारवाद की बात आती है, तो सिर्फ़ कभी माँ अध्यक्ष बन जाती हैं, कभी बेटे को अध्यक्ष बना देती हैं। क्या किसी कार्यकर्ता को नहीं, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को कोई भी पद दे देते हैं, तो ये माँ-बेटे वाला खेल क्यों चल रहा है फिर? नहीं, देखिए, ऐसा ना माँ बेटे वाला खेल चल रहा होता अगर, तो 2004 की मैं बता रहा हूँ, 2004 में सोनिया गांधी के नाम पर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और एआईसीसी ने बैठकर मीटिंग करके सोनिया जी को फाइनल किया था कि आप प्रधानमंत्री, लेकिन सोनिया जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अपने परिवार में किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती हूँ अभी, और सरदार मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। तो इससे बड़ी क्या मिसाल होगी। और फिर दूसरे टर्म में यूपीए 2 में, जब यूपीए 2 में फिर सरकार आती है, तो फिर उनको मीटिंग करके फिर उनसे कहा जाता है, सब लिखित में मौजूद है, मौखिक नहीं है। फिर उन्होंने अपनी एक आहुति दी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। रहा संगठन की बात, तो संगठन में अब इसमें मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि सोनिया गांधी उस परिवार से हैं। भाई देखिए, कांग्रेस परिवार ने अपना पूरा परिवार देश को समर्पित कर दिया। इंदिरा गांधी, जिन्होंने, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने अपने मरने से 10-11 दिन पहले ही कहा था कि मेरे खून का एक खतरा देश के काम आएगा। लोगों ने कहा उनकी जो उनकी सिक्योरिटी थी, उसने कहा कि आपकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खतरा है, मैं देश की खातिर हूँ, देश की। तो हमने पूरा देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, तो शहर की बात मैं कर रहा हूँ। शहर में अगर देखा जाए, तो क्या लगता है आपकी, क्या-क्या कुछ विकास नहीं हो पाया? क्योंकि शहर की बात की जाए तो मंत्री जी आज भी एक यह शहीद संग्रहालय का अभी वो किया, लोकार्पण किया है। उसके बाद अपने सिटी के लिए बसें चलने जा रही हैं। वो कह रहे शहर की सड़कें चौड़ी हो गई। शहर में जो विकास आज तक कांग्रेस नहीं करा पाई, वो हमने कर दिया। कांग्रेस के अलावा विकास में हमें तो नहीं लगता है कि किसी ने आज तक कराया हो, कितनी भी सरकारें नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, केवल नगर निगम का दर्जा ज़रूर मिल गया। जो हमारा शहर नगर निगम के योग्य नहीं था अभी, इतना कंजेस्टेड, इतना घना हुआ शहर है, और उसको नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। जितनी भी हमारी लाइटें शहर की हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो सब रात में बंद रहती हैं। कहीं पर कोई भी घटना घटित हो सकती है। केवल 2 सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, समझिए, वो बहुत ही पहले कांग्रेस सरकार ने उसकी योजना बनाई थी, और कांग्रेस की योजना पर ही आज इनका चौड़ीकरण हुआ है। हाँ, नगर निगम बना दिया है मंत्री जी ने, ये उनका मैं आभार व्यक्त करूँगा कि आपने बना दिया है। तो हम ये सोच रहे हैं, हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में शाहजहांपुर को सुंदरीकरण करके भी, जो एक ऐतिहासिक ज़िला है हमारा, शहीदों का ज़िला है, उस शहीदों का ज़िला जो है हमारा, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में नाम करे। हम, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन विकास कांग्रेस के अलावा, और ये योजना तो कांग्रेस की ही थी, जो मैं माननीय मंत्री जी सूरज कुमार खन्ना जी लाए हैं। जी। ठीक है। आखिरी सवाल मेरा है आपसे। शहर में आप दावेदारी कर रहे हैं, तो शहर के लिए क्या कुछ विधायक बनने के बाद नया करेंगे? नहीं, नया देखिए, जनता जनार्दन, जो हमारी जनता
हमने कहा ना कि मैं टिकट माँगने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब जनता ने एक आवाज़ उठाई, मैं उसके माध्यम से आ रहा हूँ। और शाहजहानपुर के अंदर देखिए, छोटा ज़िला है हमारा, नगर निगम बन गया ये तो बात अपनी जगह पर है, लेकिन छोटा ज़िला है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, शिक्षा का अभाव है और सबसे बड़ी बात जो हमारे हेल्थ सर्विसेज़ हैं, चिकित्सा, इससे हम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ज़िला अस्पताल जो यहाँ शहर में था, उसको 300 शैय्याओं वाला कांग्रेस ने ही, आज मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूँ कि नालंदा तिवारी ने इसको स्वीकृत किया था 300 शैय्याओं वाले अस्पताल को। और उस वक़्त ये कहा गया था कि जो सिटी का अस्पताल है ये यथावत ऐसे ही रहेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही लालजी टंडन से उसका उद्घाटन करवा दिया गया और 300 शैय्याओं वाला अस्पताल खुलवा दिया गया और सिटी का अस्पताल ख़त्म करवा दिया गया। तो अब सिटी के जो लोग हैं वो कहाँ जाएँगे? प्राइवेट डॉक्टर्स के पास। मजबूरी है ना। सिटी के लोग बहुत कब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर कोई आकस्मिक बात हो जाती है तो जब तक यहाँ से वो रिक्शे में बिठा के ले जाएगा वहाँ मेडिकल कॉलेज तक, तब तक पता नहीं उसका क्या हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सिटी में भी एक यूनिट चले, सिटी वालों के लिए भी एक यूनिट चले, शिक्षा में सुधार आए, बेरोज़गार जो हमारे नवयुवक हैं, जो इस समय जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, उन सबको रोज़गार मिले, उनका भविष्य बने। आज अब एक ही बात हमारा बेरोज़गार माँग रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें मंदिर मस्जिद बाद में चाहिए, पहले हमें रोज़गार दे दो। जब हम ज़िंदा रहेंगे जभी तो हम पूजा करेंगे, जभी तो हम नमाज़ पढ़ेंगे। आप बना दो मंदिर, आप बना दो मस्जिद, जब हमारी जान नहीं बचेगी तो भाई कौन कब नमाज़ पढ़ेगा और कौन पूजा करेगा, ये बताइए। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ से सुहेल बेग, जिन्होंने अपनी बात साफ तौर से रखी और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और इनका मानना है कि जनता की पुकार के बाद ही आप शहर में दावेदारी कर रहे हैं और अगर जनता ने मौका दिया तो शायद शहरवासियों के लिए वो नई सुविधाएं आएंगी जो आज तक शहर में नहीं मिल पाई हैं। सभी को, जो नवयुवक हैं, उनको रोजगार मिलेगा, जनता का ध्यान रखेंगे, 24 घंटे जनता के बीच रहेंगे, ये इनका कहना है। लेकिन इसके साथ साथ आपका ये मानना भी है कि कहीं न कहीं शहर में नगर निगम तो बना दिया, लेकिन उसके साथ साथ अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो नहीं हो पाई। मैं अपने सहयोगी आनंद शर्मा के साथ दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहाँपुर।